हकीकत न्यूज में हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ आयुर्वेदिक अस्पताल प्रचार्य से हकीकत न्यूज ने आर्थराइटिस, जिसे हिंदी में बात भी कहते हैं, के इलाज पर की चर्चा। आर्थराइटिस का इलाज डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ के अनुसार आर्थराइटिस दो प्रकार की होती है। एक आम वात की उत्पत्ति अधपचा भोजन के कारण होती है। दूसरा संधिवात से ठंड की वजह से घुटने में ज्यादा दर्द होता है। मरीज जल्दी हमारे पास आते हैं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वहीं आर्थराइटिस के इलाज के लिए कुछ टिप्स डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ के अनुसार: जोड़ों की मालिश करनी चाहिए, वजन शरीर की लंबाई अनुसार रखना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। चिकित्सा क्या होगी? रोग के अनुसार चिकित्सा अलग अलग होती है। शरीर की प्रकृति के अनुसार दिया जाती है चिकित्सा। 5 कर्म चिकित्सा प्रक्रिया आर्थराइटिस की बीमारी को दूर करने में महत्वपूर्ण होती है। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं संजीव निगम। हकीकत न्यूज सबसे पहले स्वागत करता है आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ का। हम इनसे आर्थराइटिस, जो आज के डेट में एक आम बीमारी हो गई, जिसे बात भी कहते हैं, आम बीमारी हो गई है, इस विषय पर जानेंगे। संक्षिप्त में भी चर्चा करेंगे, उसे व्यापक में भी चर्चा करेंगे। आर्थराइटिस सामान्यतः यह बीमारी ठंडी के दिनों में ज़्यादा असर करती है या ज़्यादा इसका प्रकोप होता है। आइए हम बात करते हैं आर्थराइटिस किन कारणों से होती है, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से आर्थराइटिस या बात की बीमारी जन्म लेती है और मरीज इनसे पीड़ित रहता है। आइए दीपक कुलश्रेष्ठ जी से बात करते हैं। सर, आर्थराइटिस एक नॉर्मल बीमारी हो गई है जो आम आदमी में पाई जाती है, ये किन कारणों से होती है? आर्थराइटिस का एक सामान्य अर्थ है जोड़ों में सूजन और जोड़ों का दर्द। किसी भी जोड़ में यदि दर्द और सूजन होती है तो उसको हम आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में इसको हम संधिवात और आम वात के नाम से जानते हैं। आम वात में क्या होता है, धीरे धीरे एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये धीरे धीरे जब खाना नहीं पचता है और उसके दोष जो है वो डिपॉजिट होकर जोड़ों में जाते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे जोड़ों में दर्द होना प्रारंभ होता है, जिसको हम आम वात के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से संधिवात है। संधिवात में वायु की वृद्धि होती है। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, जैसे हम सभी को ज्ञात है, तो इसमें वात की वृद्धि खास तौर से ठंड के समय में या जब बादल होते हैं उस समय होती है, तो उस समय जोड़ों में दर्द होना प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से हम उम्र के हिसाब से देखें तो छोटे बच्चों में कफ रहता है, मध्य अवस्था में यानी 25, 30, 35 साल में पित्त रहता है, और बुढ़ापे में 60, 65, 70 के बाद में जो वायु की वृद्धि होती है। तो हम देखते हैं कि बुढ़ापे में ये बीमारी बहुत होती है, क्योंकि उस समय प्राकृतिक रूप से वात की वृद्धि होती है, और ऊपर से यदि ठंड ज़्यादा है और ठंड से बचाव नहीं कर रहा है तो वायु की वृद्धि होती है। तो ऐसे लोगों को जोड़ों में दर्द होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात किन वर्ष के उम्र में, मतलब कितने उम्र में, जैसे ले 10 या 15, 20, 25, 30, किस उम्र में ये बीमारी का ज़्यादा असर होता है? सर, हाँ, ये हम देखते हैं कि इसका असर जो है वो लगभग 45 के 50 साल के ऊपर वालों को ज़्यादा असर होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में भी जोड़ों का दर्द होना प्रारंभ हो गया। इसका मुख्य कारण है खान पान। जो बच्चे भी आजकल जो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, वो ठीक से पचता नहीं है, और पचने नहीं होने की वजह से वो धीरे धीरे उसके दोष जो है जोड़ों में डिपॉजिट होते हैं और जोड़ों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि यदि फास्ट फूड का सेवन यदि बहुत मात्रा में कर रहे हैं, मैदे का सेवन यदि बहुत मात्रा में कर रहे हैं, चिकनाई का सेवन बहुत मात्रा में कर रहे हैं, तो उसको उसकी मात्रा को घटा दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल बंद कर दें। बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संभावना कम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ों का सेवन जो है फास्ट फूड का कम से कम प्रयोग करें, तो इन रोगों से हम बचा जा सकता है। सर, हकीकत न्यूज के दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि शरीर के किन किन अंगों में बात की बीमारी होती है? शरीर में बहुत सारे अंग हैं, जो घुटना है, गर्दन है, हाथों के जोड़ हैं, स्पाइंडलाइटिस है, तो शरीर किन किन अंगों को ये प्रभावित करती है? ये 2 प्रकार से होती है। इसमें एक आर्थराइटिस होती है छोटे जोड़ों से प्रारंभ। छोटे जोड़ों से मतलब उंगली के जोड़ों से ये प्रारंभ होती है और धीरे धीरे बड़े जोड़ों में और घुटने तक में आ जाती है। और एक प्रकार की आर्थराइटिस होती है, वो बड़े जोड़ों से प्रारंभ होती है, खासतौर से अपने घुटने से। तो विशेष रूप से हम देखें कि उंगली ज़्यादा होता है तो उस व्यक्ति इसमें ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन घुटनों में दर्द यदि होता है तो सीढ़ी चढ़ने में उसको प्रॉब्लम होती है, आलती पालती मारने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो इन बड़े जोड़ों में उसका ध्यान जल्दी जाता है और इसी के कारण व्यक्ति को ज़्यादा समस्या खड़ी होती है। सर, हकीकत में ये भी जानना चाहता है कि कौन से ऐसे शरीर में तत्व होते हैं जिनकी कमी से बीमारी होती है? बहुत ज़्यादा देखा गया है
विज्ञान भी कहती है, आपका आयुर्वेद भी कहता है कैल्शियम या विटामिन डी की कमी की वजह से और ठंडी के मौसमों में इस प्रकार की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। सर, किन शरीर के पोषक तत्वों की कमी और ठंड के दिनों में ये बीमारी ज़्यादा क्यों होती है? इसमें कैल्शियम की कमी देखा गया है। कैल्शियम की कमी जिसमें हो या विटामिन डी की कमी जिसमें हो, ऐसे लोगों को ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो इसमें हम सलाह ये व्यक्ति को देते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध का सेवन, कैल्शियम का सेवन नियमित रूप से, खासतौर से महिलाओं में हम देखते हैं। महिलाओं में 40-45 साल के बाद में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो उनको दूध का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। बीच बीच में कैल्शियम की मात्रा भी अतिरिक्त रूप से लेनी चाहिए, जिससे कि इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। विशेष रूप से ठंड के समय हमको ठंड से बचना चाहिए। ठंड से बचने से मतलब है, एक बाह्य रूप से ठंड से बचना चाहिए, आंतरिक रूप से ठंड से बचना चाहिए। बाह्य रूप से मतलब है कि आप ठंडी में बिल्कुल इस प्रकार से बिना गर्म कपड़ों के बाहर ना निकलें, पूरी तरह से स्वेटर पहन के, और यदि आपको इस प्रॉब्लम है तो उसमें आपको डी कैप लगाकर और भी उन जोड़ों को, जिनमें जोड़ों में तकलीफ, उनको कवर करके ही आपको बाहर निकलना चाहिए। आंतरिक रूप से गर्मी से मतलब है कि ऐसी औषधियाँ जो कि हम उसको कहते हैं उष्ण गुण, जैसे सौंठ का सेवन, ड्राई फ्रूट्स का सेवन, खजूर का सेवन, इस प्रकार की चीज़ों का यदि हम सेवन करते हैं तो ये आंतरिक रूप से गर्मी पैदा करती है, उष्ण जिस गुण जिसको कहते हैं, और उनमें वायु का समन करती है, वायु को दबाती है, तो उससे जोड़ों की दर्द में कमी आती है। सर, आखिरी सवाल पे आएंगे। सबसे ज़्यादा देखा गया है गर्मी के दिनों की बात अलग है, ये बीमारी ठंडियों को देखा जाए, विश्लेषण किया होगा आपने भी आयुर्वेद में, आपके मरीज में, आपके विभाग में ओपीडी होती है, आप एक लंबे समय से चिकित्सक भी रहे, तो आपका रेशियो क्या कहता है कि सर ठंडी के दिनों में क्यों होती है और इसका अनुपात क्या होता है? बस इतना बताएं। ठंड के दिनों में और बरसात के दिनों में जब बादल होते हैं, उसमें लगभग 30 से 35-40% मरीज हमारे पास इसी चीज़ के रहते हैं। यदि 100 मरीज आ रहे हैं ओपीडी में, 100 में से लगभग 30-40 मरीज जो है आर्थराइटिस के रहते हैं। सर, इसका अनुपात क्या है? मतलब 10 आदमी, 100 आदमी, उसमें कितने से आदमी? 30% बताएं ना आपको। 100 यदि पेशेंट आ रहे हैं, 100 में से 30-35 मरीज आर्थराइटिस के निश्चित रूप से रहते हैं। आर्थराइटिस विषय पर आयुर्वेद में कौन सी चिकित्सा अपनाई जाती है? किस विधि से आर्थराइटिस के बाद का इलाज किया जाता है? दीपक कुलश्रेष्ठ डॉक्टर बताएंगे आपको। सर, आर्थराइटिस या बाद इसकी चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है? आयुर्वेद में इसकी अच्छी चिकित्सा उपलब्ध है हमारे पास। इसमें 2-3 प्रकार की चिकित्सा हम देते हैं। एक तो औषधि चिकित्सा देते हैं, जिसमें हम खाने की और दवाइयाँ देते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन उन दवाइयों का प्रयोग आप चिकित्सक की सलाह से करेंगे। मेरे कहने अनुसार अभी मैं जो बता रहा हूँ उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप चिकित्सक की सलाह लें। चिकित्सक आपके रोग के अनुसार, आपके दोष के अनुसार, आपकी बॉडी के अनुसार ये आपको डिसाइड करेगा कि कौन सी दवाइयाँ दी जा सकती हैं। इसमें हम लोग जो दवाइयाँ देते हैं वो महाराष्ट्राधिपात, राष्ट्र सप्तकवात, 10 मूलपात, 10 मूल अरिष्ट और आपके महायोगराज गूगल, सेहनाथ गूगल, इस प्रकार की बहुत सारी दवाइयाँ हमारे पास हैं। लेकिन सभी दवाइयाँ सभी मरीजों को नहीं दी जाती। उस मरीज की कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी की प्रकृति देख के, शरीर की प्रकृति देख के हम इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। रस औषधियाँ बहुत सारी उपलब्ध है हमारे पास है। एकांगी रस, महाविध्वंस रस, वात गजान, बहुत सारी दवाइयाँ। तो पंचकर्म का क्या? हाँ, दूसरी चिकित्सा इसमें औषधि के अलावा है पंचकर्म। पंचकर्म का एक महत्वपूर्ण रोल होता है आर्थराइटिस के लिए। पंचकर्म में हम लोग जो कराते हैं स्थानिक पंचकर्म होता है, यानी स्थानिक रूप से चिकित्सा करते हैं। जोड़ में जैसे आप घुटने में करेंगे, इसको हम जानुवस्ती कहते हैं। विभिन्न प्रकार के तेल औषधियों से बनाए जाते हैं। उन तेलों को इस घुटने के ऊपर एक आटे की मेड़ बनाते हैं, उड़द के दाल के आटे की, उसमें हम तेल को भरते हैं। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो तेल एब्जॉर्ब होता है और उसके जो स्मूथनेस है, लुब्रिकेंसी है, वो उसकी बढ़ जाती है और पेशेंट को आराम मिलता है। तेज जानुवस्ती की चिकित्सा हो गई। इसी प्रकार से यदि कोई भी जोड़ में है, उस जोड़ में हम तेल भर के हम चिकित्सा करते हैं। बस्ती चिकित्सा इसमें होती है मल द्वार से, लेटरिन के रास्ते से हम लोग जो है कुछ औषधियों का काढ़ा बना के उसमें घी और कई सारी चीज़ें डाल के लेटरिन के रास्ते से हम दवाइयाँ डालते हैं, उनको कहते हैं बस्ती चिकित्सा। और सिकाई करते हैं हम लोग, नाड़ी स्वेद करते हैं, भाप से सिकाई की जाती है जोड़ों की। तो इस प्रकार से स्नेह स्वेदन और पंचकर्म की चिकित्सा से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और ये चिकित्सा हम सभी को अपनानी चाहिए।